नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, हमारी क्वेश्चन सीरीज चली हुई है जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं DSSB की, UKLT, UPLT और कोचेज की भी, उनके भी लिए भी ये क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज टेस्ट सीरीज नंबर 27। तो पहला क्वेश्चन है, एक बार एक श्वास में ली गई व छोड़ी गई वायु क्या कहलाती है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन वन ब्रीथ। एक बार श्वास में ली गई व छोड़ी गई मात्रा क्या कहलाती है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन वन ब्रीथ। तो क्या कहलाती है भाई? ऑप्शन क्या क्या है आपके भाई? जवारी आयतन, टाइडल वॉल्यूम, अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम, रिजर्व और आरक्षित आयतन, रिजर्व वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी, प्राणधार क्षमता। एक बार श्वास में ली गई व छोड़ी गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? आपको बताना है भाई ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इसका राइट आंसर है भाई। आपको ये याद रखना, मैं पहले भी करवा चुका हूँ। टाइडल वॉल्यूम, एक बार श्वास में ली गई व छोड़ी गई वायु की मात्रा टाइडल वॉल्यूम कहलाती है, और जो 1 मिनट में है वो मिनट वॉल्यूम। प्राणधार क्षमता, जो कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी, वो किससे मापी जाती है? स्पायरोमीटर से। आपको ये भी याद रखना है, स्पायरोमीटर द्वारा। और भाई जो रिजर्व वॉल्यूम है और रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं पहले। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिया प्रावस्था के दौरान हृदय की मांसपेशियां विश्राम करती हैं? निम्नलिखित में से किस क्रिया प्रावस्था के दौरान हृदय की मांसपेशियां आराम करती हैं? एक्टिविटीज फेज डज द हार्ट मसल रेस्ट। एक्टिविटीज फेजेज डज द हार्ट मसल रेस्ट। हृदय की जो मांसपेशियां कार्डिक मसल हैं, जो इसकी मध्य परत में ही ये कार्डिक मसल हैं ज़्यादा। तो भाई हृदय की मांसपेशी की परत कौन सी है? जो मायोकार्डियम, जो मध्य परत है। तो कब विश्राम करती हैं? प्रंकुचन के दौरान, सिस्टोल के दौरान, विराम के दौरान, पॉज के दौरान, डायस्टोल के दौरान, विद्युतीय उद्दीपन के दौरान, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के दौरान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? डायस्टोलन के दौरान, प्रसारण या प्रसारण के दौरान, फैलने के दौरान। प्रंकुचन होता है सिकुड़ना, इसमें कितना टाइम लगता है? 0.5 सेकंड, और जो फैलने में 0.3 सेकंड। टोटल कार्डिक जो साइकिल है वो 0.8 सेकंड में पूरा होता है। और इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन जो AV नोड हैं और SA नोड हैं वो पहुंचाते हैं हृदय में। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। हृदय का जो वजन है महिलाओं के लिए 250 से 300 ग्राम और पुरुषों का 300 से 350 ग्राम। एथलीट हार्ट भाई 500 ग्राम तक भी हो सकता है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। और भाई 70 से 75 ml जो नॉर्मल हार्ट बीट में एक पंप होता है, जो हमारा ये ब्लड है, और 5.5 लीटर तक नॉर्मल हार्ट पंप करता है। आपको ये भी याद रखना। आगे चलते हैं भाई। उच्च दक्षांश, हाई एल्टीट्यूड, उच्च अक्षांश दशानुकूलन, यानी कि हाई एल्टीट्यूड एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है? अनुकूलन ही होता है भाई। दशाओं के अनुकूल होना ही एक्लेमेटाइजेशन होता है। इसका प्रभाव केवल अवधि के कितनी अवधि तक रहता है? आपको ये बताना है। हाई एल्टीट्यूड एक्लेमेटाइजेशन का प्रभाव कितनी अवधि तक रहता है? 1 से 2 सप्ताह, 1 माह, 2 दिन, 6 सप्ताह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है क्या है भाई? आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है 1 से 2 सप्ताह। ये दशानुकूलन, उच्च अक्षांश दशानुकूलन, हाई एल्टीट्यूड एक्लेमेटाइजेशन।
भाई कहाँ कहीं भी जाने के लिए एक बार आपकी, जैसे भी हमारे फौजी भाई हैं, इनकी पोस्टिंग अगर ले लद्दाख में होती है तो हद से ज़्यादा ऊंचे पे नहीं भेजा जाता था, पहले उससे नीचे फिर ऊपर और फिर ऊपर, ऐसे करके उन्हें ऊपर भेजा जाता जिससे उनका एक्लेमेटाइजेशन हो जाए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उपप्राध्यायाम के दौरान महिलाओं के आघात का आयतन पुरुषों से होता है। ड्यूरिंग सम मैक्सिमल वर्कआउट, यानी कि वर्कआउट के दौरान, अधिकतम वर्कआउट के दौरान, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ वुमेन देन मैन। भाई जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो क्या होती है, एक बार में जो पंप की गई जो मात्रा है हृदय की वो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, कार्डिक आउटपुट होती है। और भाई उसमें जो स्ट्रोक वॉल्यूम में जो रक्त छोड़ता है वो महिलाओं का हृदय पुरुषों के तुलना में कितना छोड़ता, अधिकतर, शक्तिशाली, इक्वल, निम्नतर। तो कैसा होता है भाई, वो इनके महिलाओं का हृदय पुरुषों की तुलना में निम्नतर काम करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनका नीचे होता है भाई, क्योंकि जो एक मेल का हार्ट है वो फीमेल के हार्ट से थोड़ा सा बड़ा है और ज़्यादा कार्डिक आउटपुट उसका होता है। आपको ये भी याद रखना, स्ट्रोक वॉल्यूम एक स्ट्रोक में ही छोड़ी गई जो रक्त की गई पंप की मात्रा पंप की गई रक्त की मात्रा वो होती है, और वो पुरुषों की अधिक होती है महिलाओं की अपेक्षा। आपको ये भी याद रखना है। कार्य क्षमता VO2 मैक्स कहलाती है। आयतन, कार्यात्मक प्रक्रिया, हृदय दर भंडार, इनमें से कोई नहीं। VO2 मैक्स है क्या भाई, ये बता दूं पहले तो। VO2 मैक्स है भाई व्यायाम के दौरान किसी भी एथलीट द्वारा ली गई ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा। तो दोस्तों अब मैंने इतना भी बता दिया है, इसके बाद भी आपको भाई चलो आपके लिए ही छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन हो गया। एक बार एक एथलीट द्वारा व्यायाम के दौरान ली गई वायु की अधिकतम मात्रा VO2 मैक्स कहलाती है। यह भी कहलाती है वॉल्यूम, कार्य प्रक्रिया, हृदय दर भंडार, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, और मैंने लगभग आंसर आपको दे दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, खेल कूद प्रशिक्षण कैसा होता है। प्रशिक्षण जो है वो एक लक्ष्य निर्धारित करके वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला व्यायाम। खेल कूद प्रशिक्षण एक व्यायाम को रूप से तैयार करने की प्रक्रिया है। एक व्यायामी को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, व्यायामी है भाई, ये आपको याद रखना है, व्यायाम नहीं भी, व्यायामी है यानी कि खिलाड़ी है ये। खिलाड़ी को खेल कूद प्रशिक्षण एक खिलाड़ी को ये फिलिंग द ब्लैंक्स रूप से तैयार करने की प्रक्रिया है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एथलीट। भाई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक खिलाड़ी को प्रिपेयर करने की एक प्रक्रिया है, भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली रूप से, शारीरिक साइकोलॉजिकल रूप से, और भाई तकनीकी रूप से। उपरोक्त सभी, तो इन उपरोक्त सभी देखो भाई इंग्लिश में अलग दिया गया है और हिंदी में अलग दिया गया, लेकिन इंग्लिश वर्जन ही हमेशा राइट होता है। DSS भी इतनी मुश्किल लैंग्वेज देती है, आपको ये भी ध्यान रखना भाई। फिजिकली स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमें एक एथलीट को कैसे प्रिपेयर करती है, फिजिकली, साइकोलॉजिकली और टेक्निकली। उपरोक्त सभी, तो सभी रूप से ही फिजिकल जो ट्रेनिंग है, खेल कूद प्रशिक्षण है, वो हमें तैयार करता है। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है सोशियोलॉजी से। नेतृत्व लीडरशिप का अभ्यास है। प्राधिकार और निर्णय लेने का, अथॉरिटी एंड मेकिंग डिसीजन, न्याय में लचकता, फ्लेक्सिबिलिटी इन जजमेंट, स्थिरता और लचकता, स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एकता और सहयोग, यूनिटी एंड कोऑपरेशन। तो भाई कई भाई सोचेंगे यूनिटी और कोऑपरेशन भी लीडरशिप है, लेकिन जो इसका सटीक आंसर है वो क्या है, प्राधिकार और निर्णय लेने निर्णय लेने की क्षमता। प्राधिकार और अथॉरिटी और मेकिंग डिसीजन,
यानी कि प्राधिकार और निर्णय लेना ही नेतृत्व का जो गुण है, ये है भाई लीडरशिप का, प्राधिकार और निर्णय लेने की क्षमता। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सिद्धांत तंत्र एजुकेशनल सिस्टम एक महत्वपूर्ण भाग है, उसमें मुख्य रूप से योगदान करते हैं। शारीरिक शिक्षा और खेल कूद शिक्षा तंत्र फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशनल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह मुख्य रूप से योगदान करता है। भाई शारीरिक शिक्षा और खेल कूद तंत्र, शारीरिक शिक्षा और खेल कूद शिक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिल्कुल भाई, शारीरिक शिक्षा का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, अभिनंग है। यह मुख्य रूप से योगदान करता है सामाजिक विकास में, मानसिक विकास में, बौद्धिक विकास में, उपरोक्त सभी। भाई हम जो भी पढ़ना शुरू करते हैं फिजिकल एजुकेशन, उसका पहला ही क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा और खेल कूद हमारा न केवल शारीरिक विकास करती है बल्कि सर्वांगीण विकास करती है, ऑल ओवर डेवलपमेंट, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार का विकास हमारा करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी। खेल कूद और शारीरिक शिक्षा शिक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। ये मुख्य रूप से योगदान करते हैं सामाजिक विकास में, मानव विकास में, बौद्धिक विकास में, इन सभी में। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं दोस्तों। इन दिनों अर्थशास्त्रियों को खेल कूद की ओर क्या आकर्षित कर रहा है भाई? इन दिनों अर्थशास्त्रियों को खेल कूद की ओर क्या आकर्षित कर रहा है? मीडिया प्रचार, खेल कूद उद्योग में वृद्धि, एथलीट पर उच्च दांव, गला का प्रतिस्पर्धा। भाई तो क्या आकर्षित कर रहा है? थोड़ा सा खेल कूद उद्योग में वृद्धि पर आप जा सकते हो, लेकिन नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है मीडिया का प्रचार। मीडिया का प्रचार, खेल कूद को लोग देखते हैं और अर्थशास्त्री उसके बीच में अपने ऐड वगैरह देकर अपनी कंपनियों का प्रचार करते हैं। और आजकल भाई जैसे भी पहले कबड्डी को कोई नहीं जानता था, कबड्डी बहुत ही इंडिया में भी चलो भी मानते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं थी, ना ही नौकरियां थी, ना ही खिलाड़ियों का इतना वो था। प्रो लीग आने के बाद बहुत ज़्यादा अप हुआ है मीडिया प्रचार से, ये जो लोगों को भी आकर्षित कर रहा है और इकोनॉमिक्स को भी, अर्थशास्त्रियों को भी। भाई आगे चलते हैं दोस्तों। सोशियोग्राम, सोशियोग्राम क्या भाई? एक दूसरे के साथ जो सह संबंध होते हैं, किसी भी टीम वर्क में जो सह संबंध होते हैं, सोशियोग्राम, ये भी ये सोशियोलॉजी से ही है। सोशियोलॉजी का जनक है ऑगस्टस काम्टे और मानवीय संबंधों के आपसी व्यवहार का अध्ययन ही क्या है भाई? सोशियोलॉजी है। सोशियोग्राम किसके लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है? शिक्षकों के लिए है भाई, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें भी जो स्टूडेंट हैं उनके साथ जो आपसी सह संबंध हैं वो स्थापित करने पड़ते हैं, उनकी भाई समस्याएं दूर करना है, उनकी मनोस्थिति को जानना है। शारीरिक शिक्षा बिल्कुल ठीक भाई उसमें फिजिकली कंडीशन को भी जाना जाता है और मेंटली कंडीशन को भी, कोच को भी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है सोशियोग्राम सभी के लिए महत्वपूर्ण है भाई, आपको ये याद रखना है। टीम समूह का एक दूसरे से संबंध ही सोशियोग्राम है। KVS 2015 में ये पूछा गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से साफ सुथरे खेल नैतिकताओं के स्तंभ नहीं हैं? नॉट ए पिलर ऑफ फेयर प्ले एंड स्पोर्ट्स इचीज, नॉट ए पिलर ऑफ फेयर प्ले एंड स्पोर्ट्स इचीज, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, भय, देखभाल। तो भाई साफ सुथरे खेल में सत्यनिष्ठता होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है भाई, ईमानदारी होनी चाहिए, देखभाल करना होनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए भाई? भय नहीं होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है। प्रतिक्रिया समय, रिएक्शन टाइम घटक है स्वास्थ्य संबंधी पुष्टता का, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का, स्किल रिलेटेड फिटनेस का, परफॉर्मेंस साइकोलॉजी का, गति का। तो ये है किसका संबंध है भाई?
स्किल रिलेटेड फिटनेस यानी कि मोटर फिटनेस भी आ सकता है भाई इसकी जगह। स्किल रिलेटेड फिटनेस इसका राइट आंसर है। मोटर फिटनेस भी आ सकता है। रिएक्शन टाइम किसका घटक है? स्किल रिलेटेड फिटनेस का, कौशल संबंधी पुष्टता का। आगे चलते हैं। तीव्र गति को वांछित खिंचाव स्थिति में शामिल करना कहलाता है इन्वॉल्विंग रैपिड मूवमेंट इनटू रिक्वायर्ड स्ट्रेच पोजीशन इज नोन एज। बिल्कुल ठीक है भाई। हिंदी में देखो इतना मुश्किल लैंग्वेज देते हैं बोर्ड वाले कि आपको समझ में नहीं आते। तीव्र गति को वांछित खिंचाव स्थिति में शामिल करना कहलाता है इन्वॉल्विंग रैपिड मूवमेंट इनटू रिक्वायर्ड स्ट्रेच पोजीशन नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर आपको देना है कि भी तीव्र गति को वांछित खिंचाव स्थिति में शामिल करना कहलाता है, यानी कि गति के साथ ही स्ट्रेचिंग करना क्या कहलाता है? स्थैतिक खिंचाव नहीं भाई, स्टैटिक होगा, स्थैतिक नहीं भाई प्रास्पेकी यानी कि ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग, सहायता प्राप्त असिस्टेटेड स्ट्रेचिंग, नॉर्मल स्ट्रेचिंग। भाई जो ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग है वो कैसी विधि है? जो वो गति के साथ गति को स्ट्रेचिंग में शामिल करना ही ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग है। और भाई स्ट्रेचिंग का जो सबसे अच्छी विधि है वो स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। तो भाई तीव्र गति को वांछित खिंचाव स्थिति में शामिल करना क्या कहलाता है? प्राक्षेपिक खिंचाव यानी कि ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग। आपको ये भी याद रखना है। किसी भी चीज़ का पथ जो यानी कि फेंकना का पथ क्या कहलाता है? पैराबोला कहलाता है। और 45 डिग्री के कोण पर ही कोई भी हम वस्तु फेंकते हैं वो अधिक दूर तक जाएगी। और भाई गति के साथ स्ट्रेचिंग करना, तीव्र गति को वांछित खिंचाव में शामिल करना क्या कहलाता है? ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला फैक्टर नहीं है? इनमें से कौन सी चीज़ भाई शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती? आयु करती है भाई, भोजन करता है बिल्कुल, आयु भी करती है, भोजन भी करती है, जलवायु भी करती है। लेकिन जो इसका राइट आंसर है परफॉर्मेंस जो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता भाई। परफॉर्मेंस, आयु, भोजन, डाइट, ये सभी शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर व्यायाम होता तो वो भी होता, और अनुवांशिकता होता वो भी होता इसमें। तो निष्पादन इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता स्थिर अथवा चलायमान अवस्था में। एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी सस्पेंशन आइदर स्टेशनरी और वाइल मूविंग। भाई शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता स्थिर व चलायमान अवस्था में। फुर्ती, ध्यानपूर्वक, संतुलन यानी कि बैलेंस, टेक्निक क्या नहीं है, क्या है भाई इनमें? अगर जो ये होता शरीर को स्पीड में ही बदलने, स्पीड के दौरान ही शरीर की स्थिति बदलने की क्षमता क्या कहलाती? तो वो होगी फुर्ती। लेकिन इसमें आ गया चलायमान और स्थिर अवस्था में नियंत्रित करने की क्षमता क्या कहलाती है भाई? तो ये कहलाती है संतुलन, बैलेंस। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रचना यानी कि एनाटोमिकल कारक का एक घटक है। शारीरिक संरचना किसका घटक है भाई? स्वास्थ्य का, तंदुरुस्ती का, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, आनुवांशिकता का? नहीं भाई, सबसे ज़्यादा हेरिडिटी, ये इसका राइट आंसर होगा। शारीरिक जो एनाटोमिकल रचना है वो हेरिडिटिकल सबसे ज़्यादा होती है। आपको देखते होगे भाई, रेयर ही मिलते हैं भाई। अब जो नस्ल भेद की बात नहीं है ये, जैसे जो अफ्रीकन हैं उनके बच्चे भी काले हैं, जो इंग्लैंड में हैं वो गोरे हैं। और भाई जिसके माँ बाप लंबे हैं उस पर बहुत ज़्यादा 80-70% तक 80% तक अनुवांशिकता जो शारीरिक रचना को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर है हेरिडिटिकल। आगे चलते हैं दोस्तों। और पर्सनैलिटी भी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमें पसंद करते हैं? इनमें से कौन सा विचार ये दर्शाता है कि भाई हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमें पसंद करते हैं? समानता का,
भाई सिमिलैरिटी का यानी कि भावनाओं का व्युत्क्रम, रिस्पेक्टरी ऑफ फीलिंग, सानिध्य, सामाजिक विनिमय सिद्धांत। आप थोड़ा सा इसमें लगागे, दो ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट में होगे भाई, भावनाओं का व्युत्क्रम और सामाजिक विनिमय सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भावनाओं का व्युत्क्रम है भाई। एक्शन का तो रिएक्शन होगा, हम जिन्हें पसंद करते हैं वो ज़्यादातर ही 98-98% में पसंद करते मिलेंगे। ये भावनाओं का व्युत्क्रम है, रिस्पेक्टरी ऑफ रिस्पोसिटी ऑफ फीलिंग है भाई। थोड़ा सा इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में हमारा थोड़ा सा गलती होगी भी, भावनाओं का व्युत्क्रम रिसिप्रोसिटी ऑफ फीलिंग। तो ये इसका राइट आंसर है, भावनाओं का व्युत्क्रम। आगे चलते हैं दोस्तों। ओलंपिक खेलों के इतिहास को आसानी से समझा जा सकता है कि ओलंपिक खेलों के इतिहास से यह आसानी से समझा जा सकता है कि खेल कूद और राजनीति मानव समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैसे एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है, बहुत से अवसरों पर एक दूसरे के विरुद्ध काम किया खेल कूद और राजनीति ने। संकटपूर्ण समूह में भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित किया है। बिल्कुल ठीक है भाई, खेल कूद और राजनीति ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित किया है, ये इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है वो साइकोलॉजिकल बेस्ड ज़्यादा आएगा, और भाई यही क्वेश्चन अब और एग्ज़ाम में भी दे रहे हैं। यूकेएलटी में 30 क्वेश्चन तो साइकोलॉजी के ही आएंगे, लेकिन यूकेएलटी का पेपर है वो एक स्टैंडर्ड पेपर होगा। डीएसएसबी के बारे में कोई मापदंड नहीं कह सकता मैं, कैसा भी पेपर बना सकते हैं भाई, पहले बता रहा हूँ। लेकिन यूकेएलटी में हाँ 60-70% तक जो सीधे क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट में वही देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज का आपको, आप उसमें भी इंग्लिश में पढ़ना। जैसे भाई हिंदी में है एशियन खेलों का मोटो हमेशा आगे की ओर है, और एवर ऑनवर्ड, एवर फॉरवर्ड लगाएंगे हम, एवर ऑनवर्ड है जो इंग्लिश में है। तो आपको ऐसे याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन सोशियोलॉजी से है। समूह की गति द्वारा लगाए गए बल अध्ययन है। ग्रुप डायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय। समूह की गति किसके द्वारा लगाए गए बल का अध्ययन है भाई। समूह की गति किसके द्वारा लगाए गए बल का अध्ययन है। ग्रुप डायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्स एक्सट्रैक्ट बाय, यानी कि समूह की गति किसके द्वारा लगाए गए बल का अध्ययन है। समूह पर व्यक्ति या व्यक्ति पर समूह के व्यक्तिक व्यवहार के प्रत्येक व्यक्ति के उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा कि समूह की गति किसके द्वारा लगाए गए बल का अध्ययन है। समूह की गति किसके द्वारा लगाए गए बल का अध्ययन है भाई, समूह पर व्यक्ति के और व्यक्ति पर समूह के। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा, आपको ये याद रखना है। ग्रुप डायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्स इंडिविजुअल ऑन द ग्रुप और ग्रुप ऑन द इंडिविजुअल। आपको ये याद रखना है। इंग्लिश में भी बता दिया, हिंदी में बता दिया। दोबारा देख लेते हैं। हिंदी में समूह की गति किसके द्वारा लगाए गए बल का अध्ययन है भाई। समूह की गति किसके द्वारा लगाए गए बल का अध्ययन है, व्यक्ति पर समूह और समूह पर व्यक्ति के। इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी ने पूछा था भी हमारे स्टूडेंट्स ने, सर आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। आप अपना आंसर लगा लीजिए। 14, 9, 20, 19। तो भाई इसका जो आइस हॉकी में कुल पूछे हैं मैंने, 6 प्लेइंग में होते हैं। प्लेइंग कितने होते हैं, 6, और टोटल खिलाड़ियों की संख्या है 20। तो दोस्तों हमारी ये क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ लगातार बने रहिए। आगे भाई जो कोच का भी हम सिलेबस है, कोच आगे जो भर्ती आएंगे हरियाणा में, उस पर ही भी मेन फोकस रहेगा। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस डीएसएसबी और यूकेएलटी और यूपीएलटी पर है, और अदर स्टेट की परीक्षाओं के लिए भी दृष्टि से ये प्रश्न सभी हमारे महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए।
जय हिंद, जय भारत।